Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of न्याय अकेडमी। आज का ये वीडियो स्टूडेंट स्टोर के रिक्वेस्ट पर है। ही इज अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ आवर चैनल एंड हमारी प्रीवियस वीडियो में उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करके बोला था कि मैम प्लीज यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आता है एज अ टॉपिक, तो उसे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सो आई थॉट लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। एंड सो आज का ये वीडियो जो है मैंने बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 के ऊपर बनाया है। एंड इस एक्ट को कंप्लीटली पूरे तरीके से लाइक फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 सभी सिस्टमैटिक तरीके से मैंने इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील इन दिस एग्जाम। सो अगर आप ये दो वीडियोस देखिए, मैंने इस पूरे एक्ट को 2 वीडियोस में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इफ यू वॉच देम आई एम श्योर कि बॉन्डेड लेबर एक्ट से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे and you'll understand the act very well. So just make sure that you watch both of these videos. आपका पूरा act cover हो जाएगा। And before starting our video, I want you to listen to this lady. Let's subscribe and throw me a like. So to explain this act, I am in the background and ताकि आपको PPT जो है जो मैंने बनाई है इस act के ऊपर वो आपको clear दिखे, पूरी screen पर दिखे। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं अपना हमारा आज का वीडियो बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 के ऊपर। सो आई एम इन द बैकग्राउंड सो दैट यू कैन सी द पीपीटी लाइक ऑन द लार्ज स्क्रीन, पूरा क्लियर आपको दिख सके। चलिए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, ये इस एक्ट का जो नाम है पूरा। तो देखिए इसमें जो की वर्ड यहाँ पे हमारे पास है वो है बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर हमें समझना है कि क्या होता है। देखिए एक्ट के अंदर भी इस टर्म को डिफाइन किया गया है, बट एक जनरल मीनिंग हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सो बॉन्डेड लेबर एक एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक अग्रीमेंट किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, ऐसा किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट का अग्रीमेंट है, जहां पे जो वर्कर है, जो लेबर है या वर्कर है, वो ये अग्रीमेंट में शुरू कैसे करता है, एक डेट से। सो ये अग्रीमेंट स्टार्ट्स विद अ डेट। जो वर्कर है वो एक लोन लेता है, एक डेट लेता है, या उसको एडवांस भी कह सकते हैं आप। एडवांस जो है वो लेता है किससे, मनी लेंडर से, जिसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है इंडिया में। कोई उसे साहूकार कहता है, कोई जमींदार कहता है जिसपे से, तो कोई किसी भी मनी लेंडर से वो एक डेट जो है वो लेता है और उसे एक अग्रीमेंट कर लेता है कि जब तक उस लोन की रीपेमेंट नहीं हो जाती तब तक वो उसके लिए काम करेगा। लेकिन बाद में उस वर्कर को रियलाइज होता है कि ये इस लोन की रीपेमेंट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, कि लोन जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो रहा है, वो सर्विसेज रेंडर किए जा रहा है, वो काम किए जा रहा है साहूकार के लिए, मनी लेंडर के लिए, बट उसका जो लोन है वो चुकता नहीं हो पा रहा है। सो ऐसा जो सिस्टम है, ये ऐसा जो अग्रीमेंट में वो एंटर करता है, जहां वो आखिरकार जाकर फंस जाता है इस लोन के कर्ज के चक्कर में, इसको हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं। हिंदी में इसे बंधुआ मजदूरी के नाम से भी जाना जाता है। सो इंडिया के अंदर जो बॉन्डेड लेबर है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। बहुत सारे रीजन है इंडिया के जहाँ पे ये प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। और जो मेन फीचर है, ये खास बात जो इस सिस्टम की है वो ये है कि डेटर जो है, डेटर मतलब जो कर्ज लेता है, वो अपनी खुद को प्लेज मतलब गिरवी रख देता है। सो ही प्लेजेस हिज पर्सन, पर्सन का मतलब यहाँ पे है कि खुद को वो गिरवी रख देता है, या फिर अपने फैमिली के किसी मेंबर को गिरवी रख देता है। गिरवी रखने से यहाँ पे मतलब है कि वो खुद जो है काम करेगा जिससे उसने कर्ज लिया है उसके लिए, या उसकी फैमिली का कोई मेंबर जो है उस लोन के बदले, उस पैसे को चुकाने के बदले जिस पर्सन से उन्होंने लोन लिया है उसके लिए काम करेगा जब तक वो लोन पूरा नहीं हो जाता, चुकता नहीं हो जाता। सो ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम है जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत सारे रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी का मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम के ऊपर इट थ्रोज लाइट ऑन द डिफरेंट नेम्स दैट आर प्रेवलेंट फॉर बॉन्डेड लेबर इन इंडिया इन डिफरेंट रीजन्स। सो दिस कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमेटी का नाम है एलाया पेरुमल कमेटी। देखिए इलाया पेरुमल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इनका पूरा नाम है अय्या एल एलाया पेरुमल। और ये एक बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़े दलित लीडर थे तमिलनाडु से। ऑन ही ज्वाइंड द कांग्रेस पार्टी एंड इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बिठाई गई थी
बट दिस कमेटी वाज नॉट, लेकिन इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसको ज़्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इस कमेटी की रिपोर्ट पे. इट वाज मियरली फॉर नेम सेक के लिए कह सकते हैं ये कमेटी बिठाई गई थी, एंड नॉट मच अटेंशन वाज पेड टू द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी. इनफैक्ट इसी टाइम पे एक बीपी मंडल कमेटी भी बिठाई गई थी, और मंडल कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसके तहत रिजर्वेशन दी गई थी ओबीसीज को, इस कमेटी को जो है गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया था. सो एलाया पेरुमल की कमेटी की एक्चुअली ये जो कमेटी बिठाई गई थी इट वाज नॉट स्पेसिफिकली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉन्डेड लेबर. ये कमेटी जो बिठाई गई थी इट वाज ऑन द टॉपिक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. सो ये जो एक्चुअली में जो सब्जेक्ट था कमेटी का जिसपे इन्हें रिसर्च करनी थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, दैट वाज अनटचेबिलिटी. बट इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बॉन्डेड लेबर के सब्जेक्ट को भी जो है वो टच किया. और बॉन्डेड लेबर के बारे में इस कमेटी में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं. सो इस कमेटी के अंदर, एलाया पेरुमल कमेटी के अंदर डिफरेंट नेम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. एंड देखिए फटाफट से देखते हैं वो नेम्स क्या है. ओडिशा के अंदर जिसका अभी आई थिंक हाँ यस ओडिशा नाम हो गया है. सो बैक इन द डे इट वाज नेम्ड एज ओडिशा. तो ओडिशा या ओडिशा के अंदर बॉन्डेड लेबर को गोथी नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश के अंदर इसे मछिंदारी, राजस्थान के अंदर सागरी, वेट बेगार एंड सालबंदी महाराष्ट्र के अंदर इसे कहा जाता है इस बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस को. जना, मनीही, इजहारी ये जम्मू कश्मीर में बॉन्डेड लेबर के डिफरेंट नेम्स हैं. जेठा इन मैसूर, वेट्टी इन तमिलनाडु एंड कामिया या कुथिया इन छत्तीसगढ़. सो जहां जहां मेजरली ये प्रैक्टिस जो है देखने को मिलती है वहां पे इन डिफरेंट नेम से इसे जाना जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज नेम्स एंड इस कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन द एग्जाम. चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि देखिए हम एक्ट पर आएंगे, डोंट वरी. बट एक्ट से पहले हमें ये देखना है क्या इस एक्ट के आने से पहले बॉन्डेड लेबर सिस्टम के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं थी. ऐसा नहीं है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है. कुछ सेफगार्ड्स हैं जो बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस के खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है. आइए देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन से सेफगार्ड है जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट. तो सबसे पहले तो हमारा प्रियम्बल ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच गारंटीज ऑल सिटीजन्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, freedom of thought and expression, equality of status and opportunity and fraternity, assuring the dignity of the individual. So आप सोच रहे होंगे कि प्रियम्बल में बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड पर से नहीं लिखा है कुछ भी, कि अलग से तो कहीं मेंशन नहीं है कि बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. देखिए वी हैव टू इंटरप्रेट द प्रियम्बल इन सच अ वे दैट we will find out कि बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट ये हमें कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है. देखिए यहाँ पे बात की गई है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की. यहाँ पे बॉन्डेड लेबर कवर हो रहा है बिकॉज सोशल जस्टिस ये कहता है दैट नो वन शुड बी इक्वल, जो है रिसोर्सेज सबको मिलने चाहिए, एंड फ्रीडम होना चाहिए ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. सी बॉन्डेड लेबर एज अ प्रैक्टिस इज bonded labor as a practice is a clear harm to the status of a person, to the dignity of the individual. So bonded labor strikes at the status of a person, his freedom, it strikes at his freedom, at his dignity. So इस देखिए हमारा preamble हमें श्योर करता है कि we will have the dignity, we will have the freedom and the equality of status and opportunity. साथ ही साथ हमें social, economic और political justice की भी बात करता है. So इन सभी को अगर हम interpret करके देखें, so all these can be imported into the meaning of bonded labor. So इस प्रकार preamble जो है वो bonded labor के अगेंस्ट safeguard हमें provide करता है. बाकी अगर हम और प्रोविजंस की बात करें, देखिए एक क्लियर कट प्रोविजन तो है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अभी मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा आर्टिकल है जो क्लियरली एक्सप्रेसली बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है. बट देयर आर सेवरल अदर आर्टिकल्स which provide protection against bonded labor, and they are article 14, 15, 16. they guarantee equality and equal treatment. See bonded labor में जो treatment है वो definitely equal नहीं है. So these articles assure to every citizen that they will be treated equally.
सो इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स जो यहाँ पे बात है, ये आर्टिकल वहां से ये आर्टिकल वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है. देन देयर इज आर्टिकल 19(1)G विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन. तो फ्रीडम है, आप कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हैं. लेकिन बॉन्डेड लेबर में हम देखते हैं जो लेबर है, जो वर्कर है, हिज फ्रीडम टू कैरी ऑन हिज ओन चॉइस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन इज lost or snatched away from him. So this article specifically guarantees that freedom which is जो bonded labor में जो है हम देखते हैं कि छीन ली जाती है लेबर से. Then there is article 21 which is very very important article, right to life and personal liberty. So ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बॉन्डेड, हम इसमें से भी बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस के खिलाफ जो है वी कैन इम्पोर्ट दैट, वी कैन टेक आउट दिस इम्पोर्ट दैट बॉन्डेड लेबर का जो प्रैक्टिस है, दिस आर्टिकल स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिकली बट इम्प्लाइडली इसको प्रोहिबिट करता है. देन देयर इज बिकॉज देखिए आर्टिकल 21 के अंदर एक राइट टू डिग्निटी जो है वो बोला गया है कि इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. देखिए वैसे कहीं राइट टू डिग्निटी नहीं है, बट आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करके बोला है कि आप मुझे वो जजमेंट, इफ यू नो दैट इट इज वेरी गुड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I'll tell you what is the right answer. So right to dignity जो है आर्टिकल 21 के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये है. एंड दिस राइट टू डिग्निटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ bonded labor, because bonded labor is a straight away strike, straight away attack on this right to dignity of an individual. So इस प्रकार जो आर्टिकल 21 है वो bonded labor practice के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है. Then there is article 23 which says prohibition of traffic in human beings and forced labor. So देखिए forced labor जो यहाँ पे आया है, this is important here. So यहाँ पे हर जो भी similar forms of forced labor हैं, all those are covered and they are prohibited. और ऐसा करना एक offense है हमारे constitution के अंदर. See, another very important thing that I'd like to tell you here कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऑफेंसेस पर से नहीं लिखे हैं. व्हाट आई मीन टू से इज कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई ऐसा वैसे तो ये लॉ ऑफ द लैंड है एंड इसके अंदर जो है पूरा कैसे स्टेट कैसे चलेगा, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में सब बताया गया है. बट टू ऑफेंसेस जो हैं, दो ऑफेंसेस स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं. देखिए ऑफेंसेस जो हैं वो हम देखते हैं कि आईपीसी के अंदर या जो स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर अलग से ऑफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफेंसेस, बट आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी का है एंड आर्टिकल 23 एंड 24 ये स्पेसिफिकली ऑफेंसेस के बारे में बताते हैं कि अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस. एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर प्रैक्टिस करना या बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस करना इज अ ऑफेंस पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस. देन देयर इज आर्टिकल 24. देखिए आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये दोनों उसके अंदर कवर होते हैं. एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो देखिए ये चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं जो जबरदस्ती जिनसे काम करवाया जाता है बॉन्डेड लेबर के तौर पे या अदरवाइज, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24. देन देयर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए कौन से जो हैं जो सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस के अगेंस्ट, बट कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐसे हैं जो स्टेट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो देखते हैं वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं विच डायरेक्ट द स्टेट्स टू स्ट्राइव टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क. तो देखिए जस्ट एंड ह्यूमेन मतलब इंसानियत भरी जो कंडीशंस हैं, लाइक जिसमें एक इंसान काम कर सके, तो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है वर्क के लिए, ये आर्टिकल 42 हमारा कहता है. सो 42 मेक्स अ प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ भी देना है वर्कर्स को, इस बारे में 42 बात करता है. देन देयर इज 43 विच टॉक्स अबाउट लिविंग वेज फॉर वर्कर्स. तो ये कहता है कि स्टेट ने ये कोशिश करनी है कि सभी वर्कर्स को लिविंग वेज जो है प्रोवाइड किया जाए, एक कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वो डिसेंट हो, सेफ हो, सिक्योर हो, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें, लेजर टाइम उनको मिले, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको मिले. एंड इट शुड आल्सो एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रियल. सो कॉटेज इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं दीज आर नॉट पर से इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉपिक, बट ये सारी बातें जो है आर्टिकल 43 में यहाँ पे मेंशन्ड है.
सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टेट के ऊपर भी ये ड्यूटी लगाई गई है कि उन्हें लिविंग वेज वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करना है, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको देना है ताकि वो लेजर एक्टिविटीज भी इंजॉय कर पाएं, एंड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस प्रोवाइड करनी है फॉर वर्क, साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ भी देना है. सो ऑल दीज आर्टिकल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ बॉन्डेड लेबर यू शुड नो कि कहाँ कहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिली है. अब बात करते हैं देखिए आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड, जिसके अंदर सारे ऑफेंसेस जो है वो मेंशन्ड है. और आईपीसी का कौन सा वो सेक्शन है, देखिए सेक्शन 374. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हम सीधा एक्ट भी मैं आपको समझा सकती थी, बट वी शुड नो कि एक्ट के आने से पहले कौन से प्रोविजन थे जो बॉन्डेड लेबर के प्रैक्टिस को कवर कर रहे थे, उसको उस पे रोक लगा रहे थे या उसको पनिश कर रहे थे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. देखिए एक्ट तो 1976 में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में बनकर तैयार हो गया था, आईपीसी हमारा 1860 से चला आ रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. इस प्रकार आप इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे, सिर्फ एक्ट को नहीं बल्कि बाकी जो हमारे प्रोविजंस, बाकी जो हमारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, जहां जहां बॉन्डेड लेबर के बारे में बात की गई है. सो इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे तो एक होलसम पिक्चर हमारे सामने तैयार हो जाती है बनके. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो बॉन्डेड लेबर पर से नहीं, देखिए टर्म यहाँ पे यूज हुई है. यहाँ पे जो इस सेक्शन का जो हेडिंग है वो है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर. सो यहाँ पे इसको पनिशेबल करता है ये सेक्शन 374. एंड हुएवर अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन, तो मजबूर अगर किसी पर्सन को कोई इंसान करता है अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए, लेबर करने के लिए, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए, सो इट इज पनिशेबल. एंड जो पनिशमेंट है इट मे एक्सटेंड अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. तो देखिए ये आईपीसी का सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसमें इसे भी आप याद रखिए. चलिए अब हम आते हैं अपने एक्ट पे, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976. देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई एक्ट को उठाकर देखेंगे, सो हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है जो बताता है कि ये एक्ट जो है उसके बारे में एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि क्यों ये एक्ट लाया गया था. सो दिस एक्ट वाज एनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोहिबिशन लगाई गई है, जो रोक लगाई गई है बॉन्डेड लेबर पर, इसको इफेक्ट देने के लिए, इसको पूरा करने के लिए ये एक्ट जो है स्पेसिफिकली लाया गया है. ठीक है. सो हमारा आर्टिकल 23 जो है स्पेसिफिकली जो हमें ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फोर्स लेबर एंड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग. सो इस आर्टिकल के तहत जो राइट दिया गया है इसको इफेक्ट में लाने के लिए एक स्पेशल एनैक्टमेंट बनाने की जरूरत थी, तो यही हमारे पार्लियामेंट ने किया. बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट जो है वो बनाया गया 1976 के अंदर. सो इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स फटाफट से देख लेते हैं क्या है. द एक्ट वाज इंटेंडेड टू फ्री ऑल बॉन्डेड लेबरर्स. सो जितने भी बॉन्डेड लेबरर्स थे उनको फ्री कराना, ये इस एक्ट की इंटेंशन थी. उनको जो साहूकार हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनके चंगुल से छुड़वाना इस एक्ट की इंटेंशन थी. टू कैंसिल देयर डेट्स, सो जो भी उनके कर्ज उन्होंने ले रखे थे उसको कैंसिल करना, उनको वेव करना. एंड एस्टैब्लिश रिहेबिलिटेटिव मेजर्स. रिहेबिलिटेटिव मींस उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, ताकि वो फिर से अपनी जो जिंदगी है शुरू कर पाएं. ये मेजर्स भी एक्ट के तहत बताए गए हैं. साथ ही साथ पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है एक्ट ऑफेंडर्स को जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, जिन्होंने बॉन्डेड लेबर करवाया है, फोर्स लेबर करवाया है किसी से भी. और इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स दोनों ही ये जो पेनल्टीज हैं ये दोनों ही पनिशमेंट मेंशन की गई हैं. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके हैं एक्ट के क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स हम पढ़ रहे हैं. तो देखिए सवाल ऐसे आ सकता है कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का जो ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है. देखिए एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक्ट का, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी है. सो डू कीप दिस इन माइंड कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. और क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखिए एक्ट के. आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मींस आइडेंटिफाई करना कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है, किन किन लोगों को बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम करवाया जा रहा है. आइडेंटिफाई करके फिर उन्हें रिलीज करवाना और उनको रिहैबिलिटेट करना. एक्ट ऑल्सो एनविसेजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विजिलेंस कमेटी. सो एक्ट के अंदर एक विजिलेंस कमेटीज बनाने का ये प्रावधान किया गया है, प्रोविजन बनाया गया है एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी.
और साथ ही साथ ये विजिलेंस कमेटी का क्या काम होता है, मेनली टू एडवाइज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ताकि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को पूरा किया जा सके। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विजिलेंस कमेटी की पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं और कौन से सेक्शन में ये कवर्ड है। अभी सेलिएंट फीचर्स में हम बस इसका मेंशन देख रहे हैं यहाँ पे। देन देयर इज सेक्शन 16 to 19 ऑफ द एक्ट व्हिच डील्स विद पीनल सेक्शंस। सो पीनल सैंक्शंस जो है, जो लगाई गई हैं 16 to 19, हम सारे वो ऑफेंसेस देखेंगे जो एक्ट के तहत बताए गए हैं कि अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को कोई फुलफिल नहीं करता है या बॉन्डेड लेबर जो प्रैक्टिस है वो कैरी ऑन कर रहे हैं इस एक्ट के आने के बाद भी, अगर किसी से ऐसा करवाया जा रहा है तो पीनल सैंक्शंस भी इस एक्ट के अंदर लगाई गई हैं। फटाफट से और जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यही है कि इस एक्ट के आने के बाद, कमेंसमेंट मतलब इस एक्ट के शुरू होने के बाद, जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है इट विल स्टैंड अबॉलिश। सो जो ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम इस एक्ट के आने से पहले चला आ रहा था, एक्ट के आने के बाद वो अबॉलिश कर दिया गया है और हर बॉन्डेड लेबर को फ्री कर दिया जाएगा इस एक्ट के बाद, और ये मान लिया जाएगा कि ही हैज बीन डिस्चार्ज्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन, यानी जो भी लोन अमाउंट उसने ले रखा था मनी लेंडर से या जिस भी नाम से उसे जानते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, सो वो लोन अमाउंट उसका डिस्चार्ज माना जाएगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज मानी जाएगी इस एक्ट के आने के बाद। फिर ये एक्ट सेलिएंट फीचर क्या है कि कोई भी कस्टम या अग्रीमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत एक पर्सन को मजबूर किया जाता है सर्विस रेंडर करने के लिए, वो ऐसा कस्टम वॉइड होगा, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा या वो इंस्ट्रूमेंट भी वॉइड होगा इस एक्ट के आने के बाद। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कोई नॉट जस्ट एनी अग्रीमेंट बट कोई कस्टम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के तहत अगर किसी से बॉन्डेड लेबर की सर्विस जो है वो ली जा रही है या जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है, सो ऐसा कस्टम, अग्रीमेंट या इंस्ट्रूमेंट वॉइड होगा। सो रिमेंबर दिस। अभी मैं आपको आगे सेक्शन भी बताऊंगी इसका। देन देयर इज लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड। सो वर्कर की या लेबर की जिससे बॉन्डेड लेबर कराई जा रही है, उसकी जो लायबिलिटी है टू रीपे द डेट, ये लायबिलिटी एक्सटिंग्विश मानी जाएगी, यानी ऐसा माना जाएगा कि उसकी ये जो लायबिलिटी है अब खत्म हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है सैक के आने के बाद। देन इट सेज कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बॉन्डेड लेबर ने अपनी गिरवी रखी थी, मॉर्गेज की थी, वो प्रॉपर्टी जो है फ्री हो जाएगी मॉर्गेज से। देन देयर इज फ्रीड बॉन्डेड लेबर शैल नॉट बी एविक्टेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो देखिए जब अगर कोई मनी लेंडर किसी बॉन्डेड लेबर से सपोज अपने लैंड पे खेती करवा रहा है और इस लैंड पे एक अलग से उसको घर दिया हुआ है रहने के लिए, सो इसको हम कह रहे हैं होमस्टेड, ठीक है। सो एक बहुत बड़ी लैंड है, लाइक 100 एकर्स की सपोज लैंड है, और जिसकी ये लैंड है वो यहाँ पे मजदूरी करा रहा है या बॉन्डेड लेबर करा रहा है अगर किसी पर्सन से, और बदले में उसे वो यहाँ पे रहने को दे रहा है। सो इस प्रैक्टिस को तो देखिए खत्म हो जाएगी एक्ट के आने के बाद, लेकिन एक्ट कह रहा है कि अगर जो बॉन्डेड लेबर इस लैंड के ऊपर इस किसी फार्म हाउस में या होमस्टेड में रह रहा है या किसी भी और रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में रह रहा है जो उसने ऑक्यूपाई की थी इस बॉन्डेड लेबर के अग्रीमेंट के तहत, कि हाँ मैं आपकी लैंड पे काम करूंगा, और बदले में जो मनी लेंडर है उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ पे रहोगे। सो यहाँ पे जो रहने का जो उसने एक्सेप्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बॉन्डेड लेबर, यहाँ से उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, ये भी ये एक्ट कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है इनकी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। सो जो डीसी जनरली होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, इनका ऊपर ये कारोबार सौंपा गया है कि कुछ ड्यूटीज इन पर लगाई गई हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको दी गई हैं कि इन्हें ये इंश्योर करना है कि एक्ट के प्रोविजंस जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट हों। फिर एक्ट के अंदर देखिए विजिलेंस कमेटीज भी बनाई गई हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ विजिलेंस कमेटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल्स। इनकी पावर और फंक्शंस अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे इस एक्ट के डिफरेंट। देन ऑफेंसेस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन 16 to 19 के अंदर ऑफेंसेस मेंशन्ड है, और इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 3 years और फाइन, और वो देखिए डिफरेंट ऑफेंसेस के डिफरेंट पनिशमेंट मेंशन्ड है, किसी केस में 1 year है, किसी केस में 3 year है, वो भी हम देखेंगे। और कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, देखिए 2 तरीके के ऑफेंसेस हम इसमें देखेंगे, ऑफेंसेस बाय पर्सन्स एंड ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सो ये दोनों ही हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट ये बता रहा है कि पावर क्या होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, सॉरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की।
सो एक्ट ने बोला है कि जो एक JMIC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सो जो पावर्स एक JMIC के पास होती हैं वो सारी पावर्स इस एक्ट के पर्पसेस के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी दे दी गई हैं, सो दैट दे कैन ट्राई द ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर द एक्ट। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर आपको जो याद रखना है कि ऑफेंसेस का इस एक्ट के अंदर समरी ट्रायल है। देखिए, इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट और यू हैव नॉट स्टडीड लॉ तो यू शुड नो दिस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, समरी ट्रायल जो होता है वो रेगुलर ट्रायल से अलग होता है। समरी ट्रायल CRPC के अंदर मेंशन्ड है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है समरी ट्रायल है, मतलब जो प्रोसीडिंग्स है वो डिटेल्ड नहीं होंगी। सो डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, समरी तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं ट्रायल के ऑफेंसेस के वो फॉलो नहीं किए, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। सो इसका एक अलग से, देखिए, ट्रायल का एक अलग से प्रोसीजर है जो CRPC के अंदर मेंशन्ड है, सो वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखिए, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसको पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर टू ट्राई ऑफेंसेस, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा। सो क्वेश्चन MCQ इस पे भी बन सकता है कि ट्रायल कैसा होगा, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, और हमें याद रखना है कि समरी ट्रायल यहाँ पे होगा इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस एक्ट इज जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड हैं वो सारे, उनका नेचर कैसा है, दे आर कॉग्निजेबल एंड सो देखिए, ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकती है, बिना वारंट के अरेस्ट की जा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली कंसिडर्ड एज सीरियस ऑफेंसेस एंड द अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, बट साथ ही साथ इनको बेलेबल भी किया गया है कि बेल जो है अक्यूज्ड वो ले सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल, तो नेचर उसका कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट कॉग्निजेबल एंड बेलेबल मीन्स। So these are the important things that you have to remember under this act. तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ जो एक्ट है वो 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 इज प्रीलिमिनरी। तो इसमें हम देखेंगे जो एक्ट का टाइटल है, ये एक्ट शुरू कब हुआ, उसकी कमेंसमेंट के बारे में बताया है, एंड उसका एक्सटेंट बताया है कि कहाँ कहाँ लागू होगा, एंड कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो प्रीलिमिनरी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। Then chapter 2 talks about abolition of bonded labor system, and chapter 3 talks about extinguishment of liability to repay bonded debt. Chapter 4 deals with implementing authorities, कि इस एक्ट को implement करने के लिए किस अथॉरिटी को पावर दी गई है। Chapter 5 talks about the constitution of vigilance committees, कि vigilance committees बनाई गई हैं इस एक्ट के provisions को implement करने के लिए to advise the district magistrate. Then chapter 6 deals with the offences and procedure for trial. देखिए, वैसे हम थोड़ा सा देख चुके हैं कि ऑफेंसेस मैंने आपको बताया था कि पर्सन्स के खिलाफ, कंपनीज के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं वो सारे हम देखेंगे एक एक करके, और जो प्रोसीजर है जो ट्रायल का वो क्या है, समरी प्रोसीजर है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट। देन चैप्टर 7 इज मिसलेनियस। इसमें कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट, बट एक दो चीजें हैं वो मैंने मेंशन की हैं जो आपके समझने के लिए जरूरी हैं। सो ये सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल। एक एक चैप्टर को हम उठाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है सारे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन जस्ट रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू अप टिल नाउ। बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर जो भी हमने देखा है, मीनिंग्स जो हमने बॉन्डेड लेबर का समझा है, एंड जो हमने इसके सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमने देखे कि कौन से वो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस प्रैक्टिस के खिलाफ सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। देन हमने IPC का सेक्शन 374 देखा है। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस, एंड इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं in a day or two I'll upload that video for you, और उसके साथ ही आपका जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है पूरा कवर हो जाएगा, it will be done and finished. So till then stay tuned with Nyaya Academy.